मुद्रा के कार्य फंक्शंस ऑफ मनी। प्रोफेसर किल्ले ने मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। पहला है मुख्य तथा प्राथमिक कार्य। मुख्यतः प्राथमिक कार्य वह है जो मुद्रा प्रारंभिक काल से करती चली आ रही, जब से मुद्रा प्रचलन में आई है, जिसमें 2 मुख्य कार्य है, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। दूसरा है सहायक या गौण कार्य। ये प्रथम 2 कार्यों के अलावा जो अन्य कार्य मुद्रा करती है, जैसे स्थगित भुगतानों का आधार। स्थगित भुगतानों का आधार का मतलब है कि किसी वस्तु या सेवा को वर्तमान में खरीद कर उसका भविष्य में यदि भुगतान करना है तो उसका जो बेस होता है या आधार होता है मुद्रा ही होता है। उस वादे का आधार कि भविष्य में उससे मुद्रा से उसका भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा मूल्य संचय का आधार। मूल्य संचय का कार्य मुद्रा द्वारा किया जाता है। मुद्रा का यदि संचय करते हैं तो वह मूल्य का संचय एक प्रकार से कहा जा सकता है। तीसरा है मूल्य हस्तांतरण का साधन। मुद्रा के द्वारा मूल्यों का हस्तांतरण किया जा सकता है। किसी वस्तु का मूल्य क्या है, दूसरी वस्तु का मूल्य कुछ और है, तो मुद्रा के द्वारा मूल्य मापक करके एक वस्तु के मूल्य का हस्तांतरण दूसरे मुद्रा के द्वारा दूसरी वस्तु के मूल्य में किया जा सकता है। तीसरा आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य वह है जो मुद्रा के तृतीय कार्य इसको कहे जा सकते हैं। जैसे सामाजिक आय का वितरण करना। समाज में जो आय का वितरण होता है, जिस देश में जितने भी लोग हैं उनके बीच में जो आय का वितरण होता है वो मुद्रा के द्वारा वो उसका कार्य संपन्न किया जाता है। दूसरा विभिन्न खर्चों में सीमांत उपयोगिता में समानता। विभिन्न जो खर्च होते हैं या जो व्यय होते हैं उसमें सीमांत उपयोगिता में समानता लाने का कार्य भी मुद्रा द्वारा किया जाता है, क्योंकि मुद्रा के विभिन्न उपयोगों में खर्च से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी वो समान होनी चाहिए। तीसरा है साख का आधार। साख यानी बैंक जो ऋण देते हैं उसका आधार भी मुद्रा है, क्योंकि मुद्रा के रूप में जो जमा राशियाँ बैंक को प्राप्त होती है उसी के आधार पर जो बैंक होते हैं वह ऋण देते हैं और अपनी साख को सृजन करते हैं। चौथा जो है आकस्मिक कार्य व पूंजी को एक सामान्य रूप देना। कैपिटल जो भी होती है उसको एक सामान्य रूप देते हैं। जैसे कोई जमीन संपत्ति या कोई जायदाद है तो उसको मुद्रा में बेचा जा सकता है और उसको एक सामान्य रूप वो दिया जा सकता है। इसकी आकस्मिक कार्य या तृतीय कार्य के अलावा अन्य कार्य जो है वो है तरलतादायक, यानी मुद्रा तरलता प्रदान करती है, संपत्ति को तरलता प्रदान करती है। दूसरा निर्णय की वाहक। मुद्रा के द्वारा या मुद्रा के आधार पर निर्णय किए जा सकते हैं। तीसरा है शोधन क्षमता का सूचक। मुद्रा के द्वारा शोधन क्षमता, ऋणों का भुगतान किया जा सकता है, एक दूसरे को भुगतान का ट्रांसफर किया जा सकता है, शोधन किया जा सकता है, तो शोधन क्षमता का सूचक भी मुद्रा है। पॉल एंजिंग ने मुद्रा के 2 कार्य बताए, स्थैतिक कार्य और प्रायोगिक कार्य। स्थैतिक कार्य वो है जो परंपरागत रूप से मुद्रा करती आई है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय का कार्य। प्रायोगिक कार्य वो है जो धीरे धीरे उसके साथ जुड़ते गए, जैसा कि अपने ऊपर देखा, सहायक कार्य या गौण कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। अब देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक या मुख्य कार्य। प्राथमिक या मुख्य कार्य में पहला विनिमय का माध्यम। मुद्रा का जो सर्वप्रथम कार्य है वो एक्सचेंज कहना। वस्तुओं के लेन देन के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में या वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्र में वस्तु विनिमय व्यवस्था को आप जानते हैं, जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त की जा सकती है, लेकिन एक वस्तु के मूल्य को दूसरी वस्तु के मूल्य में मापने का अभाव वस्तु से मापन नहीं हो सकता। उस मापन को मुद्रा संभव बनाती है, जिससे मूल्य मापन होता है। तो जो दोहरा संयोग है, दोहरे संयोग के अभाव को मुद्रा ने दूर किया। डबल कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए, इसके अभाव को, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु किस प्रकार ली जाए, इसके अभाव को मुद्रा ने दूर किया है। और इससे क्रेताओं और विक्रेताओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय करने की शक्ति मिली है, क्योंकि मुद्रा उनके पास आती है तो स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकते हैं कि वे कब, कहाँ, कितना क्रय और विक्रय करें। इस रूप में अर्थव्यवस्था में मुद्रा सभी वस्तुओं को आवंटन करती है।
मुद्रा है जो सभी वस्तुओं को आवंटन का कार्य करती है। दूसरा है मूल्य का मापन यानी मूल्य मापना। मुद्रा के द्वारा मूल्य को मापा जाता है। मूल्य मापन का कार्य किसी वस्तु, एक मुद्रा की इकाई में कितनी वस्तुएं आएगी, तो वस्तु का मूल्य मापन मुद्रा द्वारा होता है। क्राउथर ने लिखा है, यह लेखे की इकाई का कार्य करती है। यह मूल्य के मापदंड या सर्वमान्य मापक का जिससे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है कार्य करती है। मुद्रा के रूप में व्यक्त मूल्य कीमत कहलाता है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसकी जो कीमत होती है वो उसका मुद्रा का मूल्य होता है, या उस वस्तु का मूल्य होता है जो कीमत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और कीमत मुद्रा के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो ये मूल्य का मापदंड का कार्य करती है और सर्वमान्य मापक है, यानी सभी के द्वारा ये मान्य है, ऐसा क्राउथर ने लिखा है। मूल्य मापक होते हुए भी इसका मूल्य स्थिर नहीं, परिवर्तनीय है। क्राउथर आगे लिखता है कि मुद्रा हालांकि मूल्य को मापती है लेकिन इसका स्वयं का मूल्य स्थिर नहीं है। इसका स्वयं का मूल्य भी, मुद्रा का स्वयं का मूल्य भी परिवर्तनशील होता है। विभिन्न परिस्थितियों में मुद्रा की मात्रा कम ज़्यादा होने पर, मांग कम या ज़्यादा होने पर मुद्रा का मूल्य परिवर्तित हो जाता है और स्थिर नहीं रह पाता। विनिमय माध्यम तथा मूल्य मापक में संबंध। प्राय मूल्य मापन का कार्य विनिमय से पहले होता है। जब भी कोई लेन देन का कार्य होता है तो सबसे पहले किसी वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है। मूल्य मापने के बाद ही उस वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है। तो ये कहा गया है कि मूल्य मापन का कार्य विनिमय से पहले होता है, परंतु कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कार्य दो विभिन्न मुद्राओं से किए जाए। ऐसा भी ये संभव हो सकता है कि मूल्य किसी एक मुद्रा से मापा जाए और विनिमय जो है किसी दूसरी मुद्रा में किया जाए। जैसे विदेशी व्यापार के अंतर्गत होता है कि वस्तु का मूल्य भारतीय रुपये में मापा गया और उसका जो विनिमय है वो डॉलर के रूप में किया गया। तो ये जो विनिमय का कार्य है और मूल्य मापन का कार्य है, ये दो अलग अलग मुद्राएं भी संपन्न कर सकती हैं और एक मुद्रा द्वारा भी संपन्न किया जा सकता है। बेनहम के अनुसार ये दोनों कार्य दो भिन्न मुद्राओं से संभव है, परंतु तभी जबकि दोनों मुद्राओं के बीच किसी प्रकार का विनिमय अनुपात स्थापित हो सके। बेनहम अर्थशास्त्री बताते हैं कि ये दो कार्य दो अलग अलग मुद्राओं से संभव, जैसा कि बताया कि रुपए से मूल्य मापन किया जा सकता है और डॉलर से विनिमय किया जा सकता है, लेकिन डॉलर और रुपए के बीच में एक एक्सचेंज रेट होनी चाहिए, विनिमय अनुपात होना चाहिए, तभी ये कार्य हो सकता है, ऐसा बेनम कहते हैं। सहायक या गौण कार्य। ऊपर हमने दो मुख्य कार्य देखे मुद्रा के, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। ये कार्य मुद्रा परंपरागत रूप से करती आ रही, वर्तमान में भी ये कार्य कर रही है। दूसरा अब देखते हैं सहायक या गौण कार्य। सहायक या गौण कार्य में पहला है स्थगित भुगतान का आधार। ऐसे भुगतान जिन्हें तत्काल में नहीं करके भविष्य के लिए स्थगित किया जाए, उनके लिए मुद्रा ही आधार होती है। यानी वस्तु वर्तमान में ले ली जाए लेकिन उसका भुगतान भविष्य के लिए कर दिया है तो उसका आधार मुद्रा ही होती है। इसमें मुद्रा के मूल्य के उतार चढ़ाव के कारण समस्या आती है ऋणी और ऋणदाता को, क्योंकि जब ऋणदाता जब मुद्रा देता है तो उस वक्त उसका मूल्य अधिक हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन मुद्रास्फीति या महंगाई के कारण उस ऋणदाता को उस मुद्रा के मूल्य की नुकसान हो सकता है और ऋणी को उसका फायदा हो सकता है। तो मुद्रा के मूल्य के उतार चढ़ाव के कारण इसमें समस्या आती है कि स्थगित भुगतान जो होते हैं उनको ज़्यादा लंबे समय तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। शॉर्ट टाइम के लिए जो स्थगित भुगतान होते हैं उनको अधिकतर लोग वही करते हैं ताकि लंबे समय के भुगतान उसको नहीं करना पड़े, जिससे मुद्रा के मूल्य में जो उतार चढ़ाव होता है उससे उनको समस्या नहीं हो या उससे उनको लॉस नहीं हो। दूसरा है मूल्य संचय का आधार। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का विकास इसी गुण से हुआ है। आर्थिक विकास इस मूल्य संचय से प्रोत्साहित होता है। मूल्य संचय यानी मुद्रा का संचय करना। यदि मुद्रा को संचय कर लिया था तो एक प्रकार से मूल्य का संचय कहलाता है और इससे आर्थिक विकास भी प्रोत्साहित होता है। और जो बैंकिंग व्यवस्था विकसित हुई है वो मूल्य संचय का कार्य करती है। सभी लोग उसमें अपने
खाते खोल के जो भी खोलना चाहे वो अपनी मुद्रा में जमा करा सकते हैं और उसके आधार पर बैंक फिर लोन देती है और आगे उस लोन को यदि विनियोग किया जाता है तो आर्थिक विकास हो सकता है। तीसरा है मूल्य हस्तांतरण का साधन, यानी मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा से होता है। जीवन में गतिशीलता आता है, आर्थिक विकास हुआ है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को मूल्य हस्तांतरण किया जा सकता है, जिससे जीवन में गतिशीलता आती है और आर्थिक विकास होता है। अब है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य जो मुद्रा को करने पड़ते हैं या जिससे हम तृतीयक कार्य कहते हैं, जिस तृतीयक रूप से मुद्रा के द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। पहला है सामाजिक आय का वितरण करना। जो भी राष्ट्र की आय होती है, राष्ट्रीय उत्पादन होता है, उसको जनता के रूप में या जो उत्पादन के साधन के हैं उनको उनके बीच में वितरण करना होता है। तो उस वितरण का जो कार्य होता है वो मुद्रा के द्वारा ही होता है। उत्पादन को बढ़ाने तथा जटिल उत्पादन का सरल रूप में वितरण करने में उपयोग हुआ है। जटिल उत्पादन होता है, जटिल उत्पादन इसलिए कहा है कि सब बहुत सारे साधन होते हैं और उनके संयोग से उत्पादन होता है। तो उस जटिल उत्पादन को किस प्रकार से सरल रूप से बांटा जाए या आय कुछ सरल रूप से किस प्रकार बांटा जाए, इसका कार्य मुद्रा से ही होता है। विभिन्न खर्चों की सीमांत उपयोगिता। लोगों को जो जनता को जो मुद्रा प्राप्त होती है विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करते हैं और प्रत्येक जो विवेकशील उपभोक्ता होता है वो चाहता है कि उसकी मुद्रा उसकी व्यय से, मुद्रा राशि के व्यय से सभी वस्तुओं से उसे सीमांत उपयोगिता बराबर रूप से प्राप्त हो जाए। तो सीमांत उपयोगिता की गणना वो मुद्रा के द्वारा ही करता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि एल्फ्रेड मार्शल ने जो सीमांत उपयोगिता को मापा है, मुद्रा के द्वारा ही उसने इसका मापन किया है। तीसरा है साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी ऋण का आधार। साख और साख पत्रों, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि का प्रयोग विस्तृत रूप में मुद्रा के आधार पर ही संभव है। बैंक जो विभिन्न प्रकार के चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल और साख पत्र जारी करती है, उसके लिए मुद्रा ही आधार है। सर्वप्रथम मुद्रा बैंक में जमा करनी पड़ती है और फिर चेक इश्यू होता है, लोन लेते हैं तो चेक इश्यू होता है, ड्राफ्ट अपन उसमें से बना सकते हैं। जब मुद्रा अगर जमा है हमारे बैंक में तो डिमांड ड्राफ्ट बनाए जा सकते हैं, एक्सचेंज बिल बनाए जा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाए जा सकते हैं। तो जो साख का आधार है, क्रेडिट का आधार है, वो मुद्रा ही होती है। चौथा है पूंजी को सामान्य रूप देना। मुद्रा धन अथवा पूंजी को अनेक रूपों जैसे मकान, जमीन, जेवर, पशु आदि को एक सामान्य रूप प्रदान करती है। इसमें पूंजी की तरलता और गतिशीलता में वृद्धि होती है जो पूंजी की उत्पादकता को बढ़ाती है। मुद्रा के द्वारा पूंजी, जमीन, संपत्ति को बेचा जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर दूसरी संपत्ति खरीदी जा सकती है, जिससे गतिशीलता बढ़ती है और उत्पादकता भी बढ़ती है। अब ये आकस्मिक कार्य, तृतीय कार्य, तो इसके अलावा अन्य कार्य देखते हैं। अन्य कार्यों में पहला है तरलतादायक। केन्स के विचार में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य पूंजी को तरल रूप प्रदान करना है। तरल रूप में मुद्रा रखने के 3 उद्देश्य केन्स ने बताए। केन्स का जो तरलता पसंद की सिद्धांत है ब्याज दर निर्धारण का, उसमें उसने एक महत्वपूर्ण कार्य मुद्रा का बताया है कि मुद्रा पूंजी को तरल रूप प्रदान करती, लिक्विडिटी प्रदान करती, और व्यक्ति जो होते हैं वो मुद्रा को तरल रूप में रखते हैं 3 उद्देश्यों से। वो कौन से उद्देश्य है? पहला कार्य संपादन। कार्य संपादन का मतलब है दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं उनका संपादन के लिए व्यक्ति अपने पास धनराशि रखते हैं। दूसरा सुरक्षा उद्देश्य। सुरक्षा उद्देश्य तात्पर्य जीवन बीमा या भविष्य में कोई अनहोनी या दुर्घटना होने के से सुरक्षा या बीमारी से सुरक्षा के लिए लोग मुद्रा जमा करके रखते हैं तरल रूप में, लिक्विड रूप में। और तीसरा है सट्टा का उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत लोग ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए तरल रूप में मुद्रा की मांग करते हैं या तरल रूप में मुद्रा अपने पास में रखते हैं। तो मुद्रा जो है वो संपत्ति या पूंजी को तरलता प्रदान करती है। उसका प्रमुख एक महत्वपूर्ण कार्य केन्स के दृष्टिकोण से। दूसरा निर्णय का वाहक। ग्राहम अर्थशास्त्री के मतानुसार मुद्रा के रूप में की गई बचत भविष्य में किसी भी उद्देश्य के लिए काम में लाई जा सकती है। यानी जो बचत की जाती है मुद्रा में वो भविष्य में
काम में लाई जा सकती, जिससे जो निर्णय होता है वो निर्णय भी इसके द्वारा ही वहन होता है, मुद्रा के द्वारा ही। तीसरा है शोधन क्षमता सूचक। R.P. कैंट के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के पास तरल मुद्रा उसकी भुगतान अथवा शोधन क्षमता की गारंटी होती है। यानी यदि किसी व्यक्ति के पास यदि मुद्रा है तो ये माना जा सकता है कि यदि उसे लोन दिया जाए या कुछ उसको वस्तु बेची जाए तो वह उसका भुगतान कर सकता है अथवा उसका शोधन कर सकता है। तो शोधन क्षमता की गारंटी भी मुद्रा के द्वारा ही होती है। पॉल एंजिंग ने स्थैतिक कार्य इसके बताए। स्थैतिक कार्य में पॉल एंजिंग के अनुसार स्थैतिक कार्य वह जो अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं परंतु उसमें गति या वेग उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार विनिमय माध्यम मूल्य मापक, मूल्य का संचय या हस्तांतरण अथवा स्थगित भुगतान के रूप में मुद्रा के मुख्य एवं सहायक कार्य है। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य है उनको पॉल एंजिंग स्थैतिक कार्य कहता है। इसमें विनिमय का माध्यम, मूल्य मापन, मूल्य संचय, हस्तांतरण या स्थगित भुगतान का आधार जो मुख्य और सहायक कार्यों में आते हैं। मुद्रा के स्थैतिक कार्यों को निष्क्रिय कार्य, परंपरागत कार्य यानी परंपरागत रूप से मुद्रा ये कार्य कर रही है, और स्थिर या तकनीकी कार्य कहते हैं जो हमेशा ये करती है। दूसरा है प्रायोगिक कार्य, जिन कार्यों से अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियां प्रभावित होती है, जैसे मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन होने से मुद्रा के मूल्य अर्थात सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। प्रायोगिक कार्यों का मतलब यह है कि मुद्रा से अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है। यदि मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है, अर्थात मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का मतलब है सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। तो यदि मुद्रा का मूल्य यदि ज़्यादा हो जाता है जिससे रोजगार, उत्पादन, आय स्तर आदि सभी प्रभावित होते हैं। तो मुद्रा के द्वारा या मौद्रिक नीति के द्वारा सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो ये जो कार्य है अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कार्य, इसको पॉल एंजिंग ने प्रायोगिक कार्य कहा, जिससे रोजगार, उत्पादन, आय स्तर आदि सभी प्रभावित होते हैं, जिससे सरकार उचित मौद्रिक नीति का निर्माण कर सकती है। पॉल एंजिंग ने बताया है कि मुद्रा की सहायता से सरकार घाटे का बजट बनाती है। सरकार अपनी आय से ज़्यादा व्यय करके सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को पूरा करती है। प्रायोगिक कार्यों के तहत सरकार ने एंजिंग ने इसको बताया है कि प्रायोगिक कार्य के तहत सरकार क्या करती है, मुद्रा के प्रायोगिक कार्य के तहत घाटे का बजट बनाती है और आर्थिक योजनाएं जो बनाती है सरकार आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उन कार्यक्रमों को वो पूरा कर सकती है मुद्रा की सहायता से। पूंजी को तरलता अथवा उत्पादकता का गुण प्रदान करना और साख के आधार के रूप में कार्य करना मुद्रा के प्रायोगिक कार्य ही हैं। जैसा कि कीन्स ने बताया था कि पूंजी को तरलतादायक प्रदान करती है और उत्पादकता का गुण प्रदान करती है। तो ये कार्य मुद्रा के प्रायोगिक कार्यों में एंजिंग ने शामिल किए। अब प्रोफेसर चैंडलर बताते हैं कि मुद्रा के आधारभूत कार्य क्या है। प्रोफेसर चैंडलर के अनुसार मुद्रा का आधारभूत उद्देश्य चलन के सिक्के तथा व्यापार के यंत्र के रूप में कार्य करना है। चलन के सिक्के नहीं, चलन के चक्के तथा व्यापार के यंत्र के रूप में कार्य करना है। प्रोफेसर चैंडलर बताते हैं कि जो करेंसी चलती है वो उसका जो चक्र चलता है और व्यापार के यंत्र के रूप में मुद्रा कार्य करती है। एक अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट के अनुसार मुद्रा की तुलना एक ऐसे रासायनिक उत्प्रेरक से की जा सकती है जिसके कारण प्रतिक्रिया तो होती है परंतु वह स्वयं अंतिम यौगिक में शामिल नहीं होता। आपने देखा होगा प्रयोगशालाओं के अंतर्गत जिसमें उत्प्रेरक से रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक केमिकल की जो रिएक्शन है उसको तेज किया जा सकता है परंतु अंतिम यौगिक में शामिल उसमें नहीं होता। तो मुद्रा की तुलना एक ऐसे रासायनिक उत्प्रेरक से ट्रेस्कॉट ने की है। डच अर्थशास्त्री पियर्सन के अनुसार मुद्रा रेलवे स्टेशन पर शंटिंग करने वाले इंजन के समान है जो एक समय में
डिब्बों की एक पंक्ति को खींचता है और दूसरे समय में दूसरी ओर धकेलता है। इस प्रकार इसका कार्य प्रत्येक डिब्बे को सही पटरी पर लाना होता है, जिससे वे निश्चित स्थान पर पहुंचने में समर्थ हो सके। किंतु इंजन स्टेशन से कभी नहीं जाता। स्पष्ट है कि मुद्रा एक साधन है और साध्य नहीं है। अर्थात मुद्रा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं अर्थव्यवस्था में, लेकिन मुद्रा का एक साधन ही है, एक रिसोर्स ही। वास्तविक जो तत्व है, वास्तविक धन संपत्ति जो होती है, वो वस्तुएं और सेवाएं होती है जो अर्थव्यवस्था में विद्यमान होती। मुद्रा उन वस्तुओं सेवाओं को चलायमान बनाती। तो मुद्रा एक साधन है, साध्य नहीं है। यहाँ हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा, मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में, उसके प्रकार के बारे में और उसके कार्यों के बारे में। अगले अध्याय में हम देखेंगे मुद्रा का महत्व। धन्यवाद।